सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अपनी थोड़ी बहुत जानकारी को तेजी से दोहरा लेते हैं और फिर इसमें इजाफा करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z बराबर a जमा b आयोटा है, हमने एक शब्द का प्रयोग किया था और हमें उस शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम इसका प्रयोग हमारी आम दिनचर्या में भी करते हैं, लेकिन ये एक औपचारिक वास्तविकता भी है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट a है। तो ये हमारा वास्तविक भाग है। यहां ये सम्मिश्र संख्या एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और एक काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर का योग है। साधारण भाषा में हम इसे काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसलिए हम इस काल्पनिक संख्या को काल्पनिक भाग कह सकते हैं। लेकिन हमें यहां बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। हम ये स्पष्ट कर लेते हैं कि यहां z का वास्तविक फलन बराबर a है और z का काल्पनिक फलन बराबर, हम जानते हैं कि काल्पनिक भाग से आयोटा के गुणांक को अलग कर सकते हैं, इसलिए यहां ये b होगा। अगर हम औपचारिक तरीके से काल्पनिक भाग के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं जो आयोटा का गुणांक है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में सम्मिश्र संख्या के बारे में सोचते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या है। अगर हमें पता लगाना है कि इसका कौन सा भाग काल्पनिक संख्या है तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा भाग काल्पनिक संख्या है। लेकिन अगर हमें पता लगाना है कि इसका काल्पनिक भाग क्या है तो हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ b है। आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे। यहां स्पष्ट रूप से इस काल्पनिक भाग का नाम गलत है क्योंकि यहां यह पूरा काल्पनिक संख्या है, जबकि यहां यह काल्पनिक संख्या नहीं है, यह सिर्फ एक वास्तविक संख्या है। यह वास्तविक संख्या इस आयोटा का गुणांक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या z के काल्पनिक भाग का गुणांक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट के बारे में बात करते हैं। अगर ये z है तो हम इसके संयुग्मी को निरूपित करने के लिए इस z के ऊपर बार लगाते हैं या कभी कभी हम z के ऊपर तारक चिन्ह यानी एस्टरिस्क लगाकर भी निरूपित करते हैं। ये a घटा b आयोटा के बराबर होगा। आइए देखते हैं कि ये आर्गंड आरेख यानी आर्गंड डायग्राम पर किस तरह दिखते हैं। यहां ये हमारा वास्तविक अक्ष यानी रियल एक्सिस है और ये हमारा काल्पनिक अक्ष यानी इमेजिनरी एक्सिस है। अब ठीक यहां ये z है। मान लेते हैं कि ये लंबाई b है और ये आधार या यूं कहें कि ये लंबाई a है और यहां ये z है। हम जानते हैं कि z का संयुग्मी a घटा b आयोटा है, इसलिए a यहां वास्तविक अक्ष पर होगा, लेकिन ऋणात्मक b यहां काल्पनिक अक्ष पर है, जो ये कुछ इस तरह होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये z का संयुग्मी है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी उस सम्मिश्र संख्या का दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज होता है, जो x अक्ष के अनुदिश परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये पानी का तालाब है तो हमें इसका प्रतिबिंब यहां मिलेगा। अब वास्तव में हम सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी को जोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर की तरह ही है। अगर हमें z और उसके संयुग्मी को जोड़ना है तो वास्तव में हमें इस सदिश यानी वेक्टर को हेड टू टेल स्थानांतरित करना होगा। यहां पर हम z और उसके संयुग्मी को जोड़ रहे हैं, तो यहां ये बिंदु या यूं कहें कि वो सदिश जो इस बिंदु को निरूपित करता है z जमा z के संयुग्मी के बराबर है। हम इसे देखकर कह सकते हैं कि ये 2a है। अब इसे बीजगणितीय तरीके यानी अलजेब्रिकली हल करते हैं, तो यहां z यानी a जमा b आयोटा जमा z का संयुग्मी यानी a घटा b आयोटा है। आइए देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यहां ये दोनों रद्द हो जाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ 2a मिलता है। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसे गणित के अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं। अगर हम कोई सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और फिर उसके संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट को उसमें जोड़ते हैं तो हमें उस सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का 2 गुना मिलता है और यहां यह भी संयुग्मी के वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट का 2 गुना होगा, क्योंकि इन दोनों का वास्तविक भाग एक जैसा ही है। अब देखते हैं कि यह संयुग्मी कहां उपयोगी है। मान लीजिए हमारे पास यहां 1 जमा 2 आयोटा बटा 4 घटा 5 आयोटा है। हमारे पास इस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन को हल करने का कोई आसान तरीका नहीं है। हो सकता है कि हम इस आयोटा को हर यानी डिनोमिनेटर से हटाना चाहते हैं, या हम इस पूरे को एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं। अगर हम एक सम्मिश्र संख्या को दूसरे सम्मिश्र संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें एक सम्मिश्र संख्या ही मिलती है। लेकिन आइए देखते हैं कि हमें यह कैसे पता है।
इसे पता करने के लिए हम यहाँ अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। ये 4 जमा 5 आयोटा बटा 4 जमा 5 आयोटा है। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हम यहाँ सिर्फ 1 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ ये उपयोगी है क्योंकि अगर हम किसी संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है। अब हम इसे यहां हल करते हैं। आइए इसे गुणा करते हैं। तो यहां 1 गुणा 4 जमा 5 आयोटा यानी 4 जमा 5 आयोटा है। अब ये 2 आयोटा गुणा 4 बराबर धनात्मक 8 आयोटा है और 2 आयोटा गुणा 5 आयोटा मतलब 10 आयोटा का वर्ग या यूं कहें कि ऋणात्मक 10 है। अब यहां पूरे को बटा ये a घटा b गुणा a जमा b के रूप में है। हम जानते हैं कि a जमा b गुणा a घटा b बराबर a का वर्ग घटा b का वर्ग होता है। इसलिए ये 4 का वर्ग यानी 16 के बराबर होगा। माफ कीजिए, मैंने यहां गलती से 4 जमा 4 आयोटा लिख दिया था। ये 4 जमा 5 आयोटा होना चाहिए। तो यहां ये 4 जमा 5 आयोटा होगा। यहां ऊपर भी यही संख्या होगी। ये 10 था और ये संयुग्मी है। मैंने यहां गलती से 4 लिख दिया था। वास्तव में मैं संख्या को बदलना नहीं चाहता था। तो अब यहां 4 जमा 5 आयोटा बटा 4 जमा 5 आयोटा होगा। आइए इसे गुणा करते हैं। ये a घटा b गुणा a जमा b है। तो ये 4 गुणा 4 का वर्ग घटा कोष्ठक में 5 आयोटा का वर्ग होगा। अब हमारे पास यहां 4 घटा 10 है। पहले वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट को जोड़ते हैं। तो ये 4 घटा 10 बराबर ऋणात्मक 6 है और ये 5 आयोटा जमा 8 आयोटा बराबर 13 आयोटा है, जो काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट का योग है। और यहां हमारे पास 16 घटा कोष्ठक में 5 आयोटा का वर्ग है। यहां 5 आयोटा का वर्ग है। हम जानते हैं कि आयोटा का वर्ग बराबर ऋणात्मक 1 होता है और 5 का वर्ग बराबर 25 होता है, इसलिए यहां ऋणात्मक होगा। तो यहां ऋणात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह रद्द हो जाएंगे और हमें 16 जमा 25 मिलेगा, जो 41 होगा। अब हम इसे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। ये ऋणात्मक 6 बटा 41 जमा 13 बटा 41 गुणा आयोटा है। हमने इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को विभाजित कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि हमें यहां एक गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी मिलती है कि अगर हम किसी सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट अपने मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। लेकिन अगर हम कोई भी सम्मिश्र संख्या लेते हैं और उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं तो हमें a जमा b आयोटा गुणा a घटा b आयोटा मिलता है। इसको हल करने पर हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है। तो यहां ये a का वर्ग घटा कोष्ठक में b आयोटा का वर्ग है, जो वर्गों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है। ये a का वर्ग और ये ऋणात्मक b का वर्ग है। लेकिन यहां हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये दोनों ऋणात्मक चिन्ह रद्द हो जाएंगे, इसलिए यहां धनात्मक b का वर्ग होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये एक अच्छा गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी है, जो इस संयुग्मी कॉन्जुगेट को बहुत ही उपयोगी बनाता है जब हमें सम्मिश्र संख्याओं के विभाजन को सरल करना होता है। आशा करता हूं ये आपके लिए उपयोगी है।